ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक बेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो, हम बात करेंगे ऑर्गेनिक बेस के बारे में। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं बेस की, तो जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक बेस होते हैं ना, वो हमारे लुईस बेस होते हैं। क्या कहा मैंने? जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक बेस होते हैं वो हमारे लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस होने का क्या मतलब है कि वो अपना बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपना बेसिक नेचर कैसे दिखाते हैं? अपना बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से दिखाते हैं। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कौन कर पाएगा? एक आपके पास है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक आपके पास है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है। लेकिन जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता है, तो वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है। बात समझ आया? तो आप क्या देखोगे, क्योंकि आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ये आपका काम करता है जनरली किसका? ये आपका काम करेगा पुअर डोनर का। और क्योंकि आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लेस स्टेबल होता है, तो ये काम करता है बेटर डोनर का। और ये काम करता है पुअर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये काम करता है बेटर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जेई सिलेबस की बात करूँ, हमें ऑर्गेनिक बेस में मेनली दो टाइप के बेस पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है कार्बन बेस, जो कि हमारे सिलेबस का 5% है। एक हमें पढ़ना है नाइट्रोजन बेस, जो कि हमारे सिलेबस का 90 to 95% है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक बेस में मेनली हम लोग को दो टाइप के बेस पढ़ने हैं। कौन से देखो, एक हम लोग को पढ़ना है कार्बन बेस। कार्बन बेस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम होगा। और एक हमें बात करना है नाइट्रोजन बेस के बारे में। नाइट्रोजन बेस में हमारे पास क्या होता है? लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम, है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला, हमारे पास ऑर्गेनिक बेस में मेनली दो टाइप के होंगे, एक होगा कार्बन बेस, एक होगा नाइट्रोजन बेस। कार्बन बेस में हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना? तो कार्बन बेस में हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब हमारे पास कार्बन आयन होगा जो कि हमारे बेस का बिहेवियर शो कर सकता है। और नाइट्रोजन बेस में क्या होगा? आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस में हमारे लोन पेयर का डोनेशन होगा जो कि नाइट्रोजन को एज अ बेस बिहेव करवाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में। आपको पता है नाइट्रोजन बेस भी एक टाइप का लुईस बेस होगा, इसका मतलब ये अपना बेसिक नेचर इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से दिखाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में,
आपको पास एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको बहुत सारे नाइट्रोजन बेस दे देंगे और आपको उन गिवन नाइट्रोजन बेस में से बेसिसिटी को कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो मैं ना आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कभी भी आपको कंपेयर करना हो बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन बेस, ये दो बात पे डिपेंड करता है। एक ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, और डोनेशन। दूसरा ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड फॉर्म्ड आफ्टर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दो बात के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कभी भी आपको कंपेयर करना हो बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन बेस, दो पार्ट पे डिपेंड करेगा। पहला कि जो आपका नाइट्रोजन है ना उसके पास कितना लोन पेयर अवेलेबल है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका नाइट्रोजन एटम है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अवेलेबल है। जितना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर, उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि हमारा नाइट्रोजन एटम अच्छा बेस का काम करेगा, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो हमारा नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, एक बार ये अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, उसके बाद जो इसके पास स्पीशी बनता है उसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। जितना ज़्यादा ये कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना ज़्यादा चाहत होगा नाइट्रोजन का लोन पेयर को डोनेट करने का। इसका मतलब उतना ज़्यादा आपके पास बेसिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। तो होता क्या है हमारे पास कि हमारे पास नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। जब आप नाइट्रोजन बेस में H+ को गेन करवाते हो तब जो आपके पास स्पीशी बनता है उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड। जितना ज़्यादा आपका ये बनने वाला कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आपके पास बेसिसिटी होगा नाइट्रोजन बेस का। हालांकि देखो मेजॉरिटी केस में आपको खाली पहला वाला फैक्टर से आंसर आ जाता है, कुछ केस में आपको दोनों फैक्टर देखने होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, वो आपके पास आएगा बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। कि हमें अमीन्स के बेसिक नेचर को कंपेयर करना है। देखो सबसे पहले आप एक बात समझ लो, जो आपके पास अमीन्स होते हैं ना वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पानी में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेंशन ना भी किया हो तो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या मानना है कि जो आपका अमीन्स होगा हमेशा एक्वस फेज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, अमीन्स आर जनरली फाउंड इन एक्वस फेज ओनली। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कंपेयर कैसे करोगे, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि मानो मैं यहाँ पे कुछ अमीन्स का एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट। तो आप मानो एक हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री अमीन है, एक हमारे पास यहाँ पे 2 डिग्री अमीन है और एक यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री अमीन है, ठीक है। अब आपको इन तीनों अमीन्स के बेसिक नेचर को कंपेयर करना है, आपको इन तीनों अमीन्स के बेसिसिटी ऑर्डर को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो फैक्टर होता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कौन से केस में है। जिस केस में आपके नाइट्रोजन एटम के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उस केस में आपका ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। अब एक चीज़ देखो, आपको पता है जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है ना, ये आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। और ये जो आपका प्लस आई इफेक्ट होता है एक टाइप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। ये क्या करता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा,
आपका मिथाइल ग्रुप दिखाएगा प्लस आई, यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप है, तीनों जगह से प्लस आई। तो आपको पता है यहाँ पे प्लस आई आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है ना। तो जितना ज़्यादा आपके पास प्लस आई होगा उतना ज़्यादा आपके पास नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कंपाउंड बेसिक होगा। उस लॉजिक से क्या होना चाहिए, उस लॉजिक से सबसे ज़्यादा बेसिक आपका 3 डिग्री अमीन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तीन तीन प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद आपका 2 डिग्री अमीन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद आपका 1 डिग्री अमीन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट आपके पास यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, आपका बेसिसिटी का ऑर्डर होना चाहिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए 3 डिग्री अमीन में, उसके बाद 2 डिग्री अमीन में, उसके बाद 1 डिग्री अमीन में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे और भी फैक्टर काम करता है। ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे और कौन सा फैक्टर काम करता है, सुनो। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे पास बहुत ही सिंपल सा काम होता है। आप ना यहाँ पे अगर इनका कंजुगेट एसिड बनाओगे और उसके बाद कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को चेक करोगे ना, तो वो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो भी आपके बेसिक नेचर के ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि नहीं? मेरे कहने का क्या मतलब है, समझो। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो बेसिसिटी होता है नाइट्रोजन बेस का, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम फॉर डोनेशन, लेकिन दूसरा फैक्टर भी होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड फॉर्म्ड आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो होगा क्या, ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, ये हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, और ये हमारे पास 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, आप यहाँ पे एक सिंपल सा काम करोगे, इन तीनों को H+ दोगे और इनके करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड बनाओगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपको नाइट्रोजन बेस के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड बनाने तरीका के H+ दे दो, तीनों केस में क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को कैच कर लेगा, है ना। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास बन जाएगा करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड। वो कैसा होगा ध्यान से देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन आएगा, दो हाइड्रोजन आएगा, तीन हाइड्रोजन आएगा, एक मिथाइल आएगा, इसने लोन पेयर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल। ठीक है, यहाँ पे भी लोन पे डोनेट हुआ है पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी लोन पे डोनेट हुआ है पॉजिटिव आएगा। ये हमने करस्पॉन्डिंग कंजुगेट एसिड बना दिया। अब इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। देखो इनको स्टेबलाइज कौन करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अमीन्स आपके किस में होता है, पानी में होते हैं ना। तो यहाँ पे ना ये जो आपका स्पीशी बना है इसको आपका सॉल्वेशन इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट पानी है तो इसको बोल सकते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ सर्कल से वाटर मॉलिक्यूल को, ये वाटर मॉलिक्यूल आके इस कंजुगेट एसिड को स्टेबलाइज करेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल आके इस कंजुगेट एसिड को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो आपका वाटर का मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा होता है ना, और आपका हाइड्रोजन एटम छोटा होता है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले केस में आपके पास तीन तीन हाइड्रोजन एटम है और एक ही मिथाइल है, तो आपका वाटर यहाँ पे ठीक ठाक सा या अच्छा खासा हाइड्रेशन कर पाएगा। लेकिन अगर आप लास्ट वाले केस को देखोगे ना, यहाँ पे आपके पास तीन तीन मिथाइल ग्रुप है। अब आपको पता है यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ये जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है ना,
ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता है। ये जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है ये आपके वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, इसको सॉल्वेट नहीं कर पाता है, इसको हाइड्रेट नहीं कर पाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब जहाँ पे आपके पास ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होगा या फिर ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपल्शन फेस होगा, तो वहाँ पे आपका हाइड्रेशन कम हो पाएगा। देखो यहाँ पे पहले वाले केस में एक ही मिथाइल था तो हमारा बहुत अच्छा हाइड्रेशन इफेक्ट काम किया, लेकिन लास्ट वाले केस में तीन तीन मिथाइल है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा बहुत ही कम हाइड्रेशन काम करेगा, और जितना कम हाइड्रेशन काम करेगा उतना कम स्टेबलाइज कर पाएगा, उतना कम स्टेबिलिटी होगा। तो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रेशन काम किया है तो इसका होगा मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और क्योंकि यहाँ पे मिनिमम हाइड्रेशन काम किया है तो इसका आपके पास क्या होगा, मिनिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आपके पास पहले वाले का हो जाएगा मैक्सिमम स्टेबिलिटी, लास्ट वाले का हो जाएगा मिनिमम स्टेबिलिटी, और इसका कहीं बीच में आ जाएगा, इसके आपके पास कहीं बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ठीक ठाक सा हाइड्रेशन होगा। तो आपको एक चीज समझ आ गया कि मैंने क्या कहा, इसका हो जाएगा मैक्सिमम स्टेबिलिटी और इसका हो जाएगा मिनिमम स्टेबिलिटी। तो आपके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब जैसा आपके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा वैसा ही यहाँ पे आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रेशन की बात मानते हैं तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन इफेक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन इफेक्ट यहाँ पे आपके बेसिसिटी का ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन काम कर रहा है 1 डिग्री अमीन में और सबसे कम काम कर रहा है 3 डिग्री अमीन में। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन इफेक्ट आपके बेसिसिटी का ऑर्डर आना चाहिए, सबसे ज़्यादा होगा 1 डिग्री अमीन, उसके बाद 2 डिग्री अमीन, उसके बाद 3 डिग्री अमीन। लेकिन ऐसा भी ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि केवल आपका पहला वाला इफेक्ट काम कर रहा है जो कि है प्लस आई, ऐसा नहीं है कि केवल आपका दूसरा वाला इफेक्ट काम कर रहा है जो कि है हाइड्रेशन। आपके दोनों इफेक्ट मॉलिक्यूल में एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं। और आपको इंटरेस्टिंग बात पता है, देखो है क्या, अकॉर्डिंग टू प्लस आई आपका 3 डिग्री होगा मोस्ट बेसिक, 1 डिग्री होगा लीस्ट बेसिक। अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन आपका 1 डिग्री होगा मोस्ट बेसिक, 3 डिग्री होगा लीस्ट बेसिक। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, ये जो आपके दोनों बातें हैं या फिर दोनों ऑर्डर है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं, दोनों ऑर्डर एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पे देखोगे तो आपका हाइड्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो अगर मैं प्लस आई की बात सुनता हूँ तो प्लस आई के अकॉर्डिंग हमारे बेसिसिटी का ऑर्डर आना चाहिए, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे बेसिसिटी का ऑर्डर आना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो देखो आपके पास ना दोनों इफेक्ट एक साथ काम करता है, दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आपको यहाँ पे दोनों का बात सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे नेट इफेक्ट आता है दोनों के बात को सुनने के बाद आता है, और दोनों के बात को सुनने के बाद क्या देखा जाता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जो आपके पास ऑर्डर आता है ना, वो ऑर्डर आपके पास क्या आता है, सबसे ज़्यादा आपका होता है 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। देखो बहुत बार क्या होता है आपके क्वेश्चन में ना मेंशन्ड होता है गैस फेज। अगर आपके क्वेश्चन में गैस फेज मेंशन किया है खुद से, देखो मैं आपको बता चुका हूँ अमीन्स आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा पानी में मिलते हैं। अगर कुछ भी मेंशन ना किया हो बाय डिफॉल्ट हमेशा एक्वस फेज मानना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे गैस फेज, तो अगर आपका गैस फेज हुआ
तो आपको पता है गैस फेज में आपका हाइड्रेशन काम नहीं कर सकता। गैस फेज में आपका हाइड्रेशन काम नहीं कर सकता। जब आपका हाइड्रेशन काम नहीं करेगा तो जो आपका ऑर्डर होगा बेसिसिटी का वो आपके प्लस आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उस पर्टिकुलर केस में आप क्या बोलोगे? उस पर्टिकुलर केस में आप बोलोगे जो आपके पास ऑर्डर होगा बेसिसिटी का वो आपके पास आ जाएगा प्लस आई के अकॉर्डिंग, जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अमीन, उसके बाद 2 डिग्री अमीन, उसके बाद 1 डिग्री अमीन। लेकिन जब आपका एक्वस फेज है तब आपको दोनों इफेक्ट का बात सुनना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में आपका ऑर्डर ऐसा आया है 2 डिग्री अमीन, उसके बाद 1 डिग्री अमीन, उसके बाद 3 डिग्री अमीन, लेकिन ज़रूरी नहीं हर केस में ऐसा ही आए, ठीक है, वो आपका केस टू केस डिपेंड करेगा। तो ऐसे फिर सवाल एग्जाम में हम कैसे कर पाएंगे? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम एक जनरलाइज्ड रिजल्ट को याद रख लेते हैं। यहाँ पे हम एक जनरलाइज्ड रिजल्ट को याद रख लेते हैं जो हमारे काम को काफ़ी आसान कर देगा। एक बात दिमाग में रखना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कभी भी आपके पास एक्वस फेज में अमीन्स का बेसिसिटी को कंपेयर करना हो, आपका दोनों इफेक्ट लगेगा। आपका यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा और आपका यहाँ पे हाइड्रेशन इफेक्ट भी लगेगा और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से अल्काइल ग्रुप के लिए कौन सा इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो जो आपके पास इस पूरे कहानी का एंड रिजल्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास क्या है, सुनो कि इन जनरल कभी भी आपको कंपेयर करना हो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, और वो भी किसमें? एक्वस फेज में, जो आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा मानना है। तो मान लेता हूं मेरे पास इन जनरल अमीन्स कुछ ऐसे है, बहुत ध्यान से देखना। एक मेरे पास है यहाँ पे, मान लेता हूं मैं RNH2, ठीक है, और एक मेरे पास है यहाँ पे R2NH, एक मेरे पास यहाँ पे R3N है, और एक मेरे पास यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है। देखो इसे मैं बोलूंगा 1 डिग्री अमीन क्योंकि एक कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, इसे बोलूंगा 2 डिग्री अमीन क्योंकि 2 कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, इसे बोलूंगा 3 डिग्री अमीन क्योंकि 3 कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, इसे मैं सुपर 1 डिग्री बोलूंगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिलता है? देखो इसका जो हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, इसका जो हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर होगा डिपेंड करेगा आर के ऊपर। अगर आपका आर मिथाइल है, पहला केस। अगर आपका आर मिथाइल नहीं है, दूसरा केस। अब देखो दोनों ही केस में कॉमन बात क्या है? दोनों ही केस में आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री अमीन और सबसे कम बेसिक होगा अमोनिया। दोनों ही केस में आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री अमीन और सबसे कम बेसिक होगा अमोनिया। लास्ट में आपके पास अमोनिया आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेन चीज ये कंपेयर करना है कि आपका मेन यहाँ पे कंपटीशन 1 डिग्री और 3 डिग्री में है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, जब आपका अल्काइल ग्रुप छोटा है तब आपका 1 डिग्री जीतेगा, और जब आपका अल्काइल ग्रुप बड़ा है तब आपका 3 डिग्री जीतेगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपका 1 छोटा होता है 3 से, तो जब आपका अल्काइल ग्रुप छोटा है तब छोटा वाला जीतेगा, जब अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो बड़ा वाला जीतेगा, ठीक है। आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। इस ऑर्डर के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, और आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन फॉर्मेट में। तो आपको पता होना चाहिए लॉजिक क्या होता है। यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के इफेक्ट काम करते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है हाइड्रेशन इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, और हाइड्रेशन इफेक्ट क्या करता है? आपके कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। दोनों इफेक्ट यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्राडिक्टिंग होते हैं, तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है। तो जब आपका यहाँ पे एल्काइल ग्रुप छोटा होता है तब आपका हाइड्रेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, इसलिए आपका 1 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री अमीन। तब आपका प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है? आपका 3 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक हो जाता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री अमीन, ठीक है। आपको यहाँ तक का बात समझ आना चाहिए। ये पोर्शन आपका एनसीईआरटी में गिवन था। अब देखो हम एकदम जनरल तरीके से बात करते हैं कि अगर हमें कंपैरिजन करना हो नाइट्रोजन बेस का तो कैसे करेंगे, ठीक है।
इसमें देखो सबसे पहला और सबसे फेमस केस जो आपके पास आता है वो आपके पास होता है कॉम्पैक्ट बेस वर्सेस नॉन कॉम्पैक्ट बेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे आपके पास क्विनोक्लिडीन है, यह आपका कॉम्पैक्ट बेस के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे ट्राई इथाइल अमीन है, यह आपका नॉन कॉम्पैक्ट बेस के कैटेगरी में आएगा। अगर मेरे को जानना है दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है, मैं कैसे बताऊंगा? देखो, अगर आप देखोगे तो पहले वाले में भी प्लस आई काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले में भी प्लस आई काम कर रहा है। देखो चक्कर क्या है ना, आपका कौन सा नाइट्रोजन बेस ज़्यादा बेसिक है इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। सारा कहानी किससे रिलेटेड है? सारा कहानी इस बात से रिलेटेड है कि कौन सा आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा वो आपका ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। देखो चक्कर क्या है ना, सुनो, जब ये जो आपका ट्राई इथाइल अमीन है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है? ट्राई इथाइल अमीन, और इसका नाम क्या होता है? क्विनोक्लिडीन। तो इसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा? क्विनोक्लिडीन, है ना, क्विनोक्लिडीन। यहाँ पे देखो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करता है। वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है? ये जो आपका क्विनोक्लिडीन होता है ना, इसमें जो आपके नाइट्रोजन के बॉन्ड्स है वो आपके बंधे हुए रिंग से, ये जो आपका क्विनोक्लिडीन है इसमें आपके नाइट्रोजन के बॉन्ड्स रिंग से बंधे हुए हैं, तो इसमें आपका डोनेशन आसानी से हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, जब हम बात करेंगे ट्राई इथाइल अमीन के डोनेशन की, जब आपका ट्राई इथाइल अमीन में नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये जो आपके 3 इथाइल ग्रुप है ना, ये बहुत प्रॉब्लम कॉज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अभी ना आपको ये बॉन्ड दिखने में लग रहा है कि स्टैटिक अरेस्ट पे है, लेकिन ये बॉन्ड्स ना आपके पास असलियत में स्टैटिक में नहीं होते हैं, ठीक है। असलियत में क्या होता है, ये जो आपके बॉन्ड्स होते हैं ना, ये आपके घूमते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इनमें कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होता है, रोटेशन होता है, ये बहुत ही एनर्जेटिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे आपका डोनेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। भाई जब ये डोनेट करने जा रहा होगा अपने लोन पेयर को, तो ये जो आपके आसपास वाले इथाइल ग्रुप है ये नाचेंगे, और ये नाच नाच के यहाँ पे रिपल्शन कॉज करेंगे, तो यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपके लोन पेयर का जो डोनेशन है वो आपका डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा क्विनोक्लिडीन का, तो आपके लोन पेयर का डोनेशन ईजी है। इन शॉर्ट आपको दिमाग में ये बात बैठा लेना है कि हमेशा आपका कॉम्पैक्ट बेस ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू नॉन कॉम्पैक्ट बेस। हमेशा अगर मैं बात करूंगा बेसिसिटी का, तो आपका कॉम्पैक्ट बेस ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू नॉन कॉम्पैक्ट बेस। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कॉम्पैक्ट बेस की, उसमें आपका लोन पेयर का डोनेशन आसान होता है, इजी होता है, जबकि अगर मैं बात करूंगा नॉन कॉम्पैक्ट बेस का, उसमें आपके लोन पेयर का डोनेशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमेशा आप क्या देखोगे, आपका कॉम्पैक्ट बेस ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू नॉन कॉम्पैक्ट बेस। इसीलिए आपका क्विनोक्लिडीन ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू ट्राई इथाइल अमीन। क्योंकि क्विनोक्लिडीन के केस में क्या है, जो आपके बॉन्ड्स है वो आपके रिंग में बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन आसान हो पाता है। जब लोन पेयर का डोनेशन होता है, ये जो आपके बॉन्ड्स है जो कि बंधे हुए, ये आपका रिपल्शन कॉज नहीं करते ज़्यादा, ये आपके रुके हुए होते हैं। और दूसरे वाले केस में क्या होता है, जब मैं बात करूंगा ट्राई इथाइल अमीन का, जब आप यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन करवाने की कोशिश करोगे, ये जो आपके इथाइल ग्रुप है ये आपके कंटिन्यूअसली रोटेट एंड वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड्स होते हैं। और यहाँ पे आपके लोन पेयर का डोनेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिपल्शन कॉज करेंगे, लोन पेयर के डोनेशन को डिफिकल्ट बनाएंगे। जहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन आसान है वो ज़्यादा बेसिक, इसलिए आपका कॉम्पैक्ट बेस ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू नॉन कॉम्पैक्ट बेस। का मतलब क्या हुआ, आपका क्विनोक्लिडीन ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू ट्राई इथाइल अमीन। बात समझ आया आपको? नेक्स्ट देखो, हम यहाँ पे बात करेंगे एलिफेटिक अमीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन की, ठीक है। मानो यहाँ पे हमारे पास एलिफेटिक अमीन है, और यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक अमीन है। आपको ये बताना है कि हमारे एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में ज़्यादा बेसिक कौन होता है, ठीक है।
देखो नॉर्मली आप जब कंपेयर करोगे ना बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन बेस, तो आपके पहले वाले फैक्टर से काम बन जाएगा, आपको दूसरे वाले फैक्टर में ज़्यादातर केस में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, मेजॉरिटी केस में खाली आप ये देख लेना कि कहाँ पे आपके नाइट्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, वो आपका ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा एलिफेटिक अमीन का, इसका मतलब हो जाएगा RNH2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा एरोमेटिक अमीन का, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि मानो बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास है, बेंजीन को ना ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपको यहाँ पे देखना है दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है। तो आपको क्या पता है कि कभी भी आपको कंपेयर करना हो बेसिसिटी, तो आपका बेसिसिटी किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम के ऊपर, है कि नहीं, कि आपका नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर कितना ज़्यादा अवेलेबल है डोनेशन के लिए। साथ में ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड के ऊपर भी, लेकिन वो सेकेंडरी फैक्टर होता है, प्राइमरी फैक्टर आपका होता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। साथ में डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड के ऊपर, है कि नहीं। एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एलिफेटिक अमीन का, आपको समझ आ रहा है, एलिफेटिक अमीन में जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर है वो हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लेकिन देखो ये जो हमारा कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर NH2, इसका नाम होता है एनिलीन, इसमें जो हमारा लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये हमारा डी लोकलाइज लोन पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ समझो, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास एलिफेटिक अमीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इसको बोलेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। लेकिन ये हमारे पास जो एरोमेटिक अमीन है, इसमें हम नाइट्रोजन के ऊपर के लोन पेयर को बोलेंगे डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह पे रुका हुआ, और डी लोकलाइज्ड का मतलब होता है जो घूमता रहता है। अगर आप देखो ये जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये आपका लोकलाइज्ड है, इसका मतलब रुका हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे एरोमेटिक अमीन में जो आपके नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अगर आप देखो ना, तो एरोमेटिक अमीन में आपके नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है कि नहीं। एरोमेटिक अमीन में हमारे नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, दिख रहा है, ये आपके बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना, ये जो आपका लोन पेयर होगा ये आपके बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होगा। अगर ये आपका लोन पेयर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होगा तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा, है कि नहीं। मुझे बताओ ना, बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपका लोन पेयर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, अगर आपका लोन पेयर रिंग में घूमेगा, तो नाइट्रोजन एटम के पास तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा। अगर मैं पूछूंगा कि एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में से लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के पास कौन से केस में ज्यादा अवेलेबल है, आपका आंसर होगा इन केस ऑफ एलिफेटिक अमीन। क्यों, क्योंकि इन केस ऑफ एलिफेटिक अमीन हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब होता है एक जगह पे रुका हुआ लोन पेयर, तो वो वहीं पे रुका हुआ है तो वहां पे हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन एरोमेटिक अमीन में क्या होगा, आपका लोन पेयर रिंग में घूमता रहेगा, तो आपका लोन पेयर काफी कम टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, जिस केस में आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी उस केस में आपका कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा। आपको समझ आना चाहिए डायरेक्टली कि आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसका मतलब आपका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है इन केस ऑफ एलिफेटिक अमीन एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन। इसका मतलब आपका एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन। ये बात आपको समझ आई। यहाँ देखो एक बहुत ही फेमस कंपैरिजन हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है एनिलीन वर्सेस, यहाँ पे आता है पिरिडीन वर्सेस पायरोल वर्सेस एसिड अमाइड। ठीक है, ये आपका मोस्ट फेमस कंपैरिजन है जो आपसे बहुत पूछता है जेई मेंस में। अब देखो अगर मैं बात करूंगा एनिलीन का, तो एनिलीन का मतलब क्या हो गया, बेंजीन, इसके ऊपर NH2। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा पिरिडीन का, इसका मतलब क्या हो गया, बेंजीन
और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हमारे पास पिरिडीन होता है। अगर मैं बात करूँगा पायरोल का, इसका मतलब क्या हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा एसिड अमाइड का, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा कुछ। अब देखो हम लोग को यहाँ पे इन चारों कंपाउंड में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को कंपेयर करना है। क्या आपका कॉमन सेंस आपको एक बात बोलता है, जिस कंपाउंड के नाम में ही एसिड आ रहा है वो लीस्ट बेसिक होगा, जिस कंपाउंड के नाम में ही एसिड आ रहा है वो आपका हमेशा लीस्ट बेसिक होगा। तो आपको दिख रहा है कि एसिड अमाइड के तो नाम में ही एसिड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो ये आपका लीस्ट बेसिक है, इसका मतलब हमेशा आपको यहाँ पे जो भी कंपैरिजन करना है वो आपको इन तीनों के बीच में करना है। जिस केस में आपके नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल रहेगा उस केस में हम बोलेंगे हमारा कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है, हमारा वो वाला पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। देखो मैं ना आपको बता चुका हूँ कि एनलीन में हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर होता है ये हमारे बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड होता है, ठीक है। तो एनिलीन में जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर होता है वो हमारा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है। देखो ये हमारे पास क्या है, पिरिडीन है। मैं आपको बता चुका हूँ पिरिडीन में आपके पास क्या होता है, देखो ये जो आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, ये ना आपका बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर आप चाहते हो रेजोनेंस हो, रेजोनेंस होने के लिए बेसिक कंडीशन होता है जिन एटम्स के बीच में रेजोनेंस हो रहा है उनका ऑर्बिटल सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है ना, जिस ऑर्बिटल में आपके नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो आपके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करता है। तो यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये आपका रुका हुआ लोन पेयर है, इसे बोलेंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इस वाले केस में भी क्या होगा, आपका लोन पेयर ये आपका घूम रहा है रिंग में, तो इसे बोलेंगे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। देखो इतना आपको समझ आना चाहिए प्रीवियस वाले केस से भी कि आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर ज़्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, क्योंकि जहाँ पे आपका लोन पेयर लोकलाइज्ड है इसका मतलब वहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल है, वो आपका ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है सबसे ज़्यादा बेसिक इन चारों में कौन है, पिरिडीन। सबसे कम बेसिक इन चारों में कौन है, एसिड अमाइड। आपका यहाँ पे मेन कंपैरिजन है एनलीन वर्सेस पायरोल के बीच में, क्योंकि एनलीन में भी आपके पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है और पायरोल में भी आपके पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जिसे बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल डीलोकलाइजेशन वर्सेस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल डीलोकलाइजेशन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आपको दिख रहा है एनिलीन के केस में जो हमारे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, एनिलीन के केस में जो हमारे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, ये हमारे मॉलिक्यूल के बाहर का है कि नहीं। आप समझो जो आपका एरोमेटिक सिस्टम है यहाँ पे बेंजीन, वो बाहर से नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपने रिंग में डीलोकलाइज करा रहा है। तो ये जो आपका टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन होता है जिसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके सिस्टम के बाहर से आता है और डीलोकलाइज होता है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डीलोकलाइजेशन। तो आपके पास एनिलीन में जो डीलोकलाइज लोन पेयर है वो है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल डीलोकलाइजेशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे पायरोल में ये जो आपका लोन पेयर है ये आपके एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो इसे बोलेंगे इंटरनल डीलोकलाइजेशन। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका लोन पेयर कौन से केस में ज़्यादा बिजी होता है, ठीक है। देखो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपको सब समझ आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आपके रिश्तेदारों में बहुत बार शादी होता है, आप शादी में जाते हो, मुझे बताओ कौन से शादी में आप ज़्यादा बिजी होते हो, अपने ओन फैमिली के शादी में या फिर अपने कज़न फैमिली के शादी में। मानो आपके बहुत दूर के रिश्तेदार है उसकी शादी में गए, तब आप ज़्यादा बिजी होते हो काम वगैरह में, या फिर अगर आपके अपने भाई बहन हैं उनके शादी में आप ज़्यादा बिजी होंगे काम वगैरह में। ऑब्वियसली बात है आज के ज़माने वगैरह में बात करूँ तो अपने ओन भाई बहन के शादी में आप ज़्यादा बिजी होंगे एज कम्पेयर टू दूर के रिश्तेदार के शादी में। तो ये जो आपका दूर के रिश्तेदार के शादी वाला केस है ये आपका
एक्सटर्नल डीलोकलाइजेशन है, यहाँ पे आपका लोन पेयर कम बिजी है, लेकिन ये जो आपके खुद के भाई बहन के शादी वाला केस है ये आपका इंटरनल डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। तो आपका लोन पेयर ज़्यादा बिजी कहाँ पे होगा, इंटरनल डीलोकलाइजेशन में एज कंपेयर टू एक्सटर्नल डीलोकलाइजेशन। या अगर मैं क्वेश्चन को रिफ्रेम करूं, लोन पेयर ज़्यादा फ्री कहाँ पे होगा, तो लोन पेयर ज़्यादा फ्री ज़्यादा अवेलेबल कहाँ पे होगा, एक्सटर्नल डीलोकलाइजेशन में आपका लोन पेयर अवेलेबल होगा एज कंपेयर टू इंटरनल डीलोकलाइजेशन। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपके पास ऑर्डर आएगा ना बेसिसिटी का, सबसे ज़्यादा आपका बेसिक होता है लोकलाइज लोन पेयर, इसका मतलब सबसे ज़्यादा आपका पिरिडीन। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूंगा एनिलीन में और पायरोल में, तो आपका एक्सटर्नल डीलोकलाइजेशन फ्री होता है, इसका मतलब एनिलीन आएगा, और आपका इंटरनल डीलोकलाइजेशन बिजी होता है, इसका मतलब उसके बाद पायरोल आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा अमाइड, क्योंकि अमाइड तो होता ही एसिड है। बात समझ आया। ये आपके पास ऑर्डर आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस का फेवरेट है, इसको कोई ना कोई शिट में पूछेगा इस बार भी। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के बारे में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स के बारे में। आप एक चीज समझो, अगर आप यहाँ पे एनिलीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, देखो अगर मैं रिंग से कोई ग्रुप दिखाता हूँ, इसका मतलब उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो दिखाता है +m +h +i। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है क्या करेगा, आपको पता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो आपका बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के लोन पेयर को खुद के साथ कंजुगेशन में पहले जितना इन्वॉल्व कर रहा था उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने के बाद कम करेगा, है कि नहीं। आप समझ पाए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा देखो समझो, अगर आपके पास नॉर्मल एनिलीन होता तो वहां पे क्या हो रहा था, आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, वो बात आपको मालूम है। लेकिन एक चीज समझो, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दोगे बेंजीन रिंग में, तो क्या होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा क्या करेगा, ये आपके बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। अगर आपके बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर आपके बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो जितना पहले वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को बिजी कर रहा था, अब उसको उतना बिजी नहीं करेगा, अब वो कंपैरेटिवली फ्री हो जाएगा। और क्योंकि अब आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर कंपैरेटिवली फ्री हो गया, तो इससे क्या होगा, आपके पास बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखो मैं ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। देखो मानो आपके खुद के भाई या बहन की शादी है और आपने दूर के रिश्तेदार को बुलाया, आपके खुद के भाई या बहन की शादी है, आपने दूर के रिश्तेदार को बुलाया शादी से कुछ दिन पहले काम करने, क्योंकि आपको पता है शादी में कई सारे काम होते हैं। अब देखो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है। नॉर्मली क्या होता है, अगर वो आपके रिश्तेदार बहुत दूर के हैं तो वो आपके डायरेक्टली शादी वाले दिन आएंगे, तो वो आपके काम में ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादातर काम आपको खुद को करना पड़ेगा, वो आपका नॉर्मल केस होता है। लेकिन मानो अगर वो आपके रिश्तेदार बाय एनी चांस शादी के 10 या 15 दिन पहले आ गए, तो शादी के 10 या 15 दिन पहले अगर आ गए तो वो आपके शादी के काम में आपका मदद करेंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपके रिश्तेदार आ गए तो आपको शादी का काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि आपके भाई या बहन का शादी है। लेकिन जितना काम आपको करना पड़ता अगर वो एकदम शादी वाले दिन पे आते, उससे अब की बार कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा पहले आ गए, वो भी थोड़ा काम कर देंगे। सेम कहानी यहाँ पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को लगा दोगे तो आपका बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के लोन पेयर को
खुद के अंदर डीलोकलाइज कराना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना पहले आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज था, उसके कंपैरिजन में अब की बार कम डीलोकलाइज होगा, और उसके कंपैरिजन में अब की बार वो थोड़ा ज्यादा फ्री है। जैसे पहले जब रिश्तेदार नहीं आए थे, आप बहुत ज्यादा बिजी थे, आपको सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब जब रिश्तेदार पहले आ गए, आप थोड़े फ्री हो गए, थोड़ा आप भी इंजॉय कर पा रहे हो। बात समझ आया? तो क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने से आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो आपका बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। और इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने रिश्तेदारों को अपने भाई या बहन के शादी में बुलाया, लेकिन इत्तेफाक से क्या हो गया कि आपके रिश्तेदारों ने भी अपने बेटा या बेटी की शादी उसी के आसपास रख दी। तो अब ऐसे में क्या होगा? आपको खुद के घर का जो काम पहले करना पड़ रहा था, वो तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर मानो रिश्तेदार आपके एकदम अहम शादी वाले दिन आते हैं, तब आपको जितना काम करना पड़ता, आपको वो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में क्या हुआ, अब की बार क्योंकि रिश्तेदार के बेटा या बेटी का शादी भी उसके आसपास है, तो आपको खुद के घर के शादी का भी काम करना है, साथ ही साथ आपको रिश्तेदार के बेटा या बेटी के शादी का भी काम करना है। तो जितना काम आपको पहले करना पड़ रहा था, उससे ज्यादा बिजी हो गए आप। मतलब पहले तो ऐसा था कि दिन में बिजी थे, रात को सुकून था। अब दिन और रात दोनों में आप बिजी हो गए। बात समझ पा रहे हो? ऐसा ही कहानी यहाँ पे है भाई साहब। पहले ही आपका बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के लोन पेयर को यहाँ पे अपने अंदर डीलोकलाइज करा रहा था। पहले ही आपका बेंजीन रिंग नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपने अंदर डीलोकलाइज करा रहा था। जैसे ही आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, है ना? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, अब की बार आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर और ज्यादा बिजी हो जाएगा और ज्यादा डीलोकलाइज होगा, तो उसका अवेलेबिलिटी और ज्यादा घट जाएगा। और जब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी घटेगा, तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से मेरा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से मेरा मतलब है -m, -h, -i। इस केस में हमारा बेसिसिटी घटेगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, याद कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं यार। मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। तो आपको पता होना चाहिए इन जनरल क्या होगा। इन जनरल आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा एनिलीन विथ अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसके बाद होगा नॉर्मल एनिलीन, और उसके बाद होगा एनिलीन विथ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इसको साइड करना पड़ेगा ना, काफी जगह कंज्यूम कर लेता है ये। ओहो, पेन चला गया क्या? हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फेमस केस आता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का। देखो जैसा हमने फिनॉल में बात किया था, वैसे ही यहाँ पे कुछ सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखो फिनॉल में हमने ये बोला था ना कि अगर आप फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दो, कितना भी बल्कि हो, क्योंकि आपका OH ग्रुप छोटा होता है, तो आपके पास SIR ऑपरेट नहीं करता है ना। तो क्या मतलब है, ध्यान से देखना। जैसा कि हमने फिनॉल में कहा था कि आप ऑर्थो पोजीशन में जो मर्जी ग्रुप लगा दो, क्योंकि आपका OH ग्रुप छोटा होता है, आपका SIR ऑपरेट नहीं करेगा। सेम कॉन्सेप्ट आपका एनिलीन में होता है। आप यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में जो मर्जी ग्रुप लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे यहाँ पे आपका SIR जनरली ऑपरेट नहीं करता है। SIR का मतलब क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसका मतलब होता है स्टेरिक रीजन के वजह से रेजोनेंस में आने वाला रुकावट। अगर आपको SIR इफेक्ट नहीं आता है, मैंने समझाया था एसिड्स के अंदर, मैं आपको हल्का 2 मिनट रिकैप देता हूँ। देखो SIR इफेक्ट क्या होता है? जब आपका दो बल्कि ग्रुप आजू बाजू होता है, तो क्या होता है, उनके वॉन्डरवॉल रेडियस आपस में टकराते हैं और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को रिपेल मार मार के प्लेन से बाहर कर देते हैं। जब आपका ग्रुप प्लेन से बाहर हो जाएगा, तो आपको पता है कि आपका जो
रेजोनेंस होता है बिटवीन द ग्रुप एंड द बेंजीन रिंग। तो रेजोनेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो ऑर्बिटल आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो दोनों ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करके प्लेन से बाहर कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनका जो रेजोनेंस होता है बेंजीन रिंग के साथ वो डिस्टर्ब होता है। और क्योंकि उनका रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ डिस्टर्ब होता है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, वहां पे उनका रेजोनेंस फ्लक्चुएटिंग बन जाता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास काम करता है, ठीक है। अगर आपके एनिलीन में SIR इफेक्ट काम कर जाता तो आपके लिए अच्छा होता। अगर आपके एनिलीन में SIR इफेक्ट काम कर जाता आपके लिए अच्छा होता। अच्छा क्यों होता, देखो अगर आपके एनिलीन में SIR काम करता तो होता क्या, आपका बल्कि ग्रुप NH2 ग्रुप को रिपेल मार के प्लेन से बाहर कर देता। अगर आपका NH2 ग्रुप रिपेल होकर प्लेन से बाहर हो जाता तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो आपका, जो कि पहले डीलोकलाइज था, है कि नहीं। नॉर्मल एनिलीन में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर बेंजीन रिंग में कंप्लीटली डीलोकलाइज होता है। लेकिन अगर यहाँ पे SIR काम करता, अगर आपका NH2 ग्रुप प्लेन से बाहर हो जाता तो जो आपका पहले डीलोकलाइज लोन पेयर था वो आपका लोकलाइज लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता। जो आपका पहले डीलोकलाइज लोन पेयर था वो आपका लोकलाइज लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता। और उस पर्टिकुलर केस में क्या होता, उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या होता बताओ, उस पर्टिकुलर केस में आपके पास बेसिसिटी इंक्रीज कर जाता, क्योंकि आपके नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर जाता। तो आपका SIR इसमें काम नहीं करेगा। लेकिन अगर बाय चांस कुछ ऐसा दिख जाए कि यहां पे जो NH2 है ना, इसके जगह मैं यहां पे लगा दूं NMe2, Me का मतलब मिथाइल है, अगर मैं ये लगाऊं ना और उसके बाद यहां पे कोई ग्रुप G लगाऊं एज सब्सटीट्यूएंट, इस पर्टिकुलर केस में आपका SIR काम कर जाएगा। इसको अपने दिमाग में रखना। और जब भी आपके पास SIR काम करेगा तो आपका बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। तो मैंने क्या बोला, इन जनरल जो आपके पास ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन होता है उसमें आपका SIR काम नहीं करता, उसमें आपका एक और स्पेशल इफेक्ट काम करता है जिसका नाम होता है SIH इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन हाइड्रेशन। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो स्टेरिक रीजन के वजह से आने वाला हाइड्रेशन में रुकावट, स्टेरिक रीजन के वजह से आने वाला हाइड्रेशन में रुकावट। देखो कॉन्सेप्ट क्या समझो, मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास एनिलीन है, आपने यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप G लगा दिया तो यहाँ पे SIR इफेक्ट काम नहीं करेगा, बात एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे ना SIH इफेक्ट काम करेगा। SIH इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या बोला, आपका जो नाइट्रोजन बेस का बेसिक नेचर होता है दो बात पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम के ऊपर, जिसको आपका SIR इफेक्ट अफेक्ट कर सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे SIR ऑपरेट नहीं करेगा तो वो वाला फैक्टर आएगा नहीं। लेकिन वो आपका जो बेसिक नेचर होता है नाइट्रोजन बेस का, वो आपके एक और बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका कंजुगेट एसिड बनेगा वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप यहाँ पे इसका कंजुगेट एसिड बनाने का कोशिश करोगे, कैसे बनाओगे, आपको बताया था H+ देके नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को कैच करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ये आपका NH3 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये आपका ग्रुप G है, ये आपका कंजुगेट एसिड होता है। और ये जो आपका कंजुगेट एसिड होता है इसको वाटर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करता है थ्रू हाइड्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपको याद है हमने बात किया था कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको ग्रुप रिपेल कर सकता है, याद है कि नहीं। जब हमने डिस्कस किया था इस लेक्चर में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, वहां पे हमने बात किया था कि हमारे 3 डिग्री अमीन में हाइड्रेशन इतना कम क्यों होता है, क्योंकि मिथाइल क्या करता है, इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल को रिपेल करता है, हाइड्रेशन को रोकता है। सेम काम यहाँ पे ग्रुप G करता है। भाई ये ग्रुप G है क्या, ये ग्रुप G कोई बल्कि ग्रुप है, तो ये ग्रुप G क्या करेगा, ये ना इस साइड से एक शील्ड का काम करेगा। कहने का मतलब क्या है, मानो अगर ये ग्रुप G नहीं होता तो आपका वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड से आके इसको हाइड्रेट करता है, इसको स्टेबल बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप G ने इसको एक साइड से शील्ड कर दिया, मतलब यहाँ से जो भी आपका वाटर मॉलिक्यूल आने का कोशिश करेगा उसको ग्रुप G रिपेल मार देगा। तो अब की बार आपका हाइड्रेशन केवल एक साइड से हो पाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं।
जो पहले आपका हाइड्रेशन दो साइड से हो रहा था वो अब एक साइड से होगा। अब क्योंकि हाइड्रेशन कम हो गया इसका स्टेबिलिटी कम होगा, और अगर इसका स्टेबिलिटी कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड के ऊपर। तो यहाँ पे आपका बेसिसिटी कम हो जाएगा। याद है मैंने आपको बताया था एक होता है ऑर्थो इफेक्ट एसिड्स के अंदर, है ना, एक आपका ऑर्थो इफेक्ट होता है एसिड्स के अंदर। वो क्या होता है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका रीजन होता है SIR इफेक्ट। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा, वो क्या, मुझे बताओ, जो आपके ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनालीन होता है वो क्या होगा, लेस बेसिक की मोर बेसिक, आपको समझ आ रहा है ना। नॉर्मल एनालीन में आपका ऐसा कुछ शील्डिंग काम नहीं करेगा, तो आपके दोनों साइड से हाइड्रेशन हो पाएगा, तो स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। और अगर स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा तो आपका बेसिसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनालीन कम बेसिक होता है। ये इंटरेस्टिंग बात है, ये लेस बेसिक होता है देन नॉर्मल एनालीन, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे था आपका ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कह सकते हो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड। वो आपका ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बेंजोइक एसिड। यहाँ पे आपका ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनालीन ये आपका कम बेसिक होता है नॉर्मल एनालीन से। वहां पे आपका कारण था SIR इफेक्ट, यहाँ पे कारण क्या है, SIH इफेक्ट। इस बात का आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ये बात आपको समझ आई? अच्छा देखो, आप ना कंफ्यूज मत हो जाना, एक बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन एडवांस भी आपको देना ही है कभी ना कभी, इसलिए बस आपको एकदम बेसिक समझा दे रहा हूँ। देखो, आपके पास नॉर्मल एनालीन हो और आपके पास यहाँ पे एनालीन हो, यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप G हो, ये बल्की है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि आपको पता है ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनालीन में आपके पास SIR काम नहीं करता लेकिन SIH काम करेगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका यहाँ पे हाइड्रेशन कम हो जाएगा और फर्स्ट वाली में हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा बेसिक आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला। ये बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसा केस है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे देखो, आपका ये केस JEE मेंस में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया बाय चांस गलती से, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। अगर मानो ऐसा कुछ है, और अगर मानो ऐसा कुछ है, और अब की बार यहाँ पे लगाता हूँ बल्कि ग्रुप G, तो मैंने आपको बोला था ये वाले केस में आपका SIR काम नहीं करेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपका SIR काम करेगा। और जैसे ही SIR काम करेगा क्या होगा, ये आपका आउट ऑफ प्लेन सिस्टम बन जाएगा, और इसका जो डीलोकलाइज लोन पेयर था वो आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर बन जाएगा। इस वजह से आप क्या देखोगे, इस बार आपका ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे क्या यहाँ पे SIH इफेक्ट काम नहीं करेगा? देखो, यहाँ पे SIH इफेक्ट भी काम करेगा, लेकिन आप खुद सोचो ना, खुद आप सोचो। पहले यहाँ पे आपका, सुनो बात को, पहले यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर था वो आपके रिंग में डीलोकलाइज था, लेकिन अब एकदम से क्या हुआ, ये जो नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर रिंग में डीलोकलाइज हो रहा था वो एकदम से खत्म हो गया। तो कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये खुद सोचो। और एक और बात सोचो कि अगर आप यहाँ पे कहते हो क्या यहाँ पे SIH इफेक्ट काम नहीं करेगा, देखो यहाँ पे भी SIH इफेक्ट काम करेगा, लेकिन एक चीज देखो, ये भी तो आपका बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये आपका एकदम मजे में है, ये भी आपका बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है, ये भी आपका बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, समझो कि इसमें भी आपके पास बल्किनेस अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। तो ऐसा थोड़ी होगा आपका SIH इफेक्ट केवल इसमें ही काम करेगा, SIH इफेक्ट दोनों में काम करेगा। मैं मानता हूं कि सेकंड वाले केस में ज्यादा हिंड्रेंस है, तो यहाँ पे हाइड्रेशन काफी कम होगा, लेकिन आपको ना केवल SIH का इफेक्ट देखना है, ना आपको केवल SIR का इफेक्ट देखना है, आपको दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट देखना है। जब आप यहाँ पे दोनों का
कलेक्टिव इफेक्ट देखने की कोशिश करोगे तब आपको यहाँ पे समझ आएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ SIR इफेक्ट। तो उसको देख के आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। देखो इसके अलावा आपके पास कुछ और चीज़ होता है, सुन लो बस एक बार। एक देखो आपके पास होता है एमिडीन एंड ग्वानिडीन टाइप बेस। ये आपके पास होता है एमिडीन एंड ग्वानिडीन टाइप बेस। अब आपका एमिडीन या फिर ग्वानिडीन टाइप बेस दिखता कैसा है ना, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ ये आपका दिखता कैसा है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखो एक बात समझ लो, कभी भी आपको एमिडीन या फिर ग्वानिडीन टाइप बेस दिखे, कभी भी आपको एमिडीन या फिर ग्वानिडीन टाइप बेस दिखे, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आप आंख बंद करके बोल सकते हो जो भी आपका गिवन ऑप्शन होगा उसमें आपका मोस्ट बेसिक यही होगा। इसका रीज़न होता है लेकिन अभी नहीं समझाएंगे इसको, क्योंकि अभी इसका रीज़न काम का नहीं है। देखो एमिडीन का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ हो, ठीक है। यहाँ पे आपका NH2 हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH हो। और ग्वानिडीन का मतलब क्या होता है, ग्वानिडीन का मतलब होता है यहाँ पे कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो पहले वाले को बोलते हैं एमिडीन, दूसरे वाले को बोलते हैं ग्वानिडीन। ये दोनों आपके पास आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में। इनफैक्ट मैंने स्ट्रॉन्ग बेस गलत बोल दिया, यहाँ पे बोलो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों आपके पास वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आते हैं, दोनों आपके पास वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आते हैं। ये आपके पास हाईली बेसिक होते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में डाउट आएगा कि भाई साहब ये तो आपने बता दिया कि आपका एमिडीन और ग्वानिडीन दोनों हाईली बेसिक होता है, लेकिन अगर मुझे एमिडीन और ग्वानिडीन में कंपैरिजन करना है, इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? देखो आपके एमिडीन और ग्वानिडीन में ज़्यादा बेसिक ग्वानिडीन होता है, ठीक है। अच्छा देखो ऐसा होता क्यों है समझो। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर आएगा तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। तो ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। ये जो आपका नाइट्रोजन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना देगी। देखो एमिडीन में भी आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, एमिडीन में आपके पास ये काम एक ही तरफ से हो रहा है, लेकिन ग्वानिडीन में आपके पास ये काम दोनों तरफ से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए ग्वानिडीन ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू एमिडीन, ठीक है। ये हमने बात की नाइट्रोजन बेस के बारे में, इतना कहानी काफ़ी है नाइट्रोजन बेस को लेके। देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्बन बेस को लेके। देखो आपको पता है कार्बन बेस आपके पास क्या होता है, कुछ नहीं, कार्बन आयन होता है। मुझे बताओ ना कौन सा आपका कार्बन आयन ज़्यादा अच्छा बेस का काम करेगा। देखो आपको पता है कार्बन आयन अपना बेसिक नेचर दिखाता है बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन आयन अपना बेसिक नेचर दिखाता है बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन आयन अपना बेसिक नेचर दिखाता है बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस पर्टिकुलर केस में आपका कार्बन आयन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, उस पर्टिकुलर केस में आपका कार्बन आयन ज़्यादा बेसिक कहलाएगा। अब कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कब करेगा? देखो अगर आपका कार्बन आयन स्टेबल हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना नहीं चाहेगा। अगर आपका कार्बन आयन स्टेबल हुआ, वो आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना नहीं चाहेगा, तो आपका कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन का अच्छा डोनेशन तभी करेगा जब वो अनस्टेबल होगा। तो सिंपल सा बात है, आप कह सकते हो लेम भाषा में, जो आपका बेसिसिटी होगा कार्बन बेस का, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के। जितना ज़्यादा आपके पास कार्बन आयन स्टेबल होगा, उतना कम उसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, उतना कम वो बेसिक होगा। और जितना आपका कम स्टेबल कार्बन आयन होगा, उतना ज़्यादा उसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा, ठीक है। हालांकि देखो कार्बन बेसिस के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं इन जेईई मेंस एंड एडवांस। अगर आए तो आप इस लॉजिक से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जाके हमारे ऑर्गेनिक बेस वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। वैसे काफ़ी कंटेंट होता है, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया
कम टाइम में जो भी रेलेवेंट है बता दूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाके लिखना इजी केमिस्ट्री जेई नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। हम अपने चैनल के ऊपर 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। देखो यहाँ पे जाके ना आपका प्रॉपर जीओसी कंप्लीट हो गया। अब आप जीओसी के क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो। बात रही जीओसी के जेई मेंस 2022 के पीवाईक्यू की, वो आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे अपकमिंग वीडियोस में। और बात रही जीओसी के जेई मेंस के 2023 के पीवाईक्यू की, तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आप जीओसी के जेई मेंस के 2023 के पीवाईक्यू मेरे चैनल से देख ले। मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।